पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, मगर अब यह दोनों अपनी प्रतिद्वंदिता को धरती से आगे अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं। अमेरिका और चीन आने वाले 5-10 सालों में मनुष्यों के मिशन को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने इंटरनेशनल पार्टनर से कोलैबोरेशन शुरू कर दिया है। चांद इसलिए एक व्यावहारिक लक्ष्य है क्योंकि उसकी सतह पर ग्रेविटी कम है, वह पृथ्वी के नजदीक है, वहां पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, जबकि मंगल ग्रह तक पहुंचने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो जाहिर है कि चांद ही अगला लक्ष्य होगा। चांद पर पहुंचने की इस रेस पर बात करने से पहले इसमें शामिल भारी टेक्निकल डिफिकल्टीज के बारे में बात करना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाना, अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना। एरिक कहते हैं कि इससे भी बड़ी मुश्किल है उस रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चांद से उसे लॉन्च करना। हम जब धरती से रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखते हैं तो काउंटडाउन होता है, फिर रॉकेट के नीचे लिक्विड ईंधन की आग निकलती है और अगर किसी खामी का पता चले तो मिशन को रोक दिया जाता है। चांद पर सब कुछ स्वचालित होना पड़ेगा। साथ ही जब रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करता है तब उसकी गति कहीं अधिक होती है। उससे पैदा होने वाली गर्मी से रॉकेट की सुरक्षा के लिए अधिक मजबूत हीट शील्ड की जरूरत होती है। इन मुश्किलों को देखते हुए कई अंतरिक्ष यात्रियों की जान और जनता के अरबों डॉलर को दोबारा दांव पर लगाने की क्या जरूरत है? शायद इसलिए क्योंकि अब इस रेस का स्वरूप बदल गया है। अब बात यह नहीं है कि कौन सबसे पहले मनुष्य को चांद पर ले जा सकता है, बल्कि यह है कि कौन सबसे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है जिससे मनुष्य चांद पर रह भी सके और उसका फायदा उठा सके। यानी यह लड़ाई इस बात की है कि कौन सबसे पहले चांद पर इंसानों की बस्ती बसाएगा। ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक रुचि चांद के साउथ पोल में है क्योंकि उस क्षेत्र के गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि वहां बर्फ हो सकती है। यह काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है। शोधकर्ता इस सैकड़ों किलोमीटर एरिया के इलाके में रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। यह एक छोटा इलाका है, इसलिए इस पर नियंत्रण को लेकर विवाद हो सकता है। एरिक बर्गर के अनुसार पिछले 20 सालों में चीन ने इस दिशा में बहुत तरक्की की है। उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा एक छोटा मॉड्यूल तैयार कर लिया है। चीन ने मंगल ग्रह पर अपने मिशन के दौरान केवल मंगल ग्रह की ऑर्बिट की परिक्रमा ही नहीं की, बल्कि उसकी सतह पर उतरने में भी सफलता प्राप्त की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। चीन 2030 तक चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है। अमेरिका यही काम 2028 तक करना चाहता है, मगर उसके इस मिशन में पहले ही देर हो गई है। वहीं अमेरिका इस मिशन की कामयाबी के लिए करिश्माती अरबपति एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स पर निर्भर है। स्पेस एक्स द्वारा नासा के लिए बनाए जा रहे स्टारशिप अंतरिक्षयान के बिना यह संभव नहीं होगा। अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में खोज अभियान के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मनुष्यों को चांद पर उतारकर वहां कुछ समय रुककर रिसर्च करने के लिए कई किस्म की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसमें कई देशों की रुचि है। अमेरिका ने 30 से अधिक देशों के साथ मिलकर समझौता किया है कि चांद पर रिसर्च और वहां मौजूद रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए सरकारों और निजी कंपनियों के लिए क्या रूल्स एंड पॉलिसीज होनी चाहिए। कई देश और कंपनियां चांद पर विकास करके वहां उपलब्ध रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता किया है। उसी प्रकार कई अन्य देश और वहां की निजी कंपनियां चीन के साथ इस क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं ताकि चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके पैसे कमाए जा सकें। चीन ने 10 साल पहले अपने स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलकर काफी सफलता प्राप्त की, लेकिन इस इंडस्ट्री के सबसे प्रमुख व्यक्ति अभी भी एलन मस्क ही हैं, जिनकी कंपनी को नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए चांद पर उतरने वाले स्पेसक्राफ्ट को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिस्टोफर न्यूमन का कहना है कि एलन मस्क की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है। क्रिस्टोफर न्यूमन ने कहा, एलन मस्क अपने स्पेसशिप प्रोजेक्ट के जरिए यह दिखाना चाहते हैं कि वह मानव भविष्य की दिशा तय करने में शामिल हैं। दूसरे ग्रहों पर मनुष्यों की बस्तियां बसाने में एलन मस्क के स्पेसशिप की अहम भूमिका होगी। उनकी महत्वाकांक्षा केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अंतरिक्ष के खोजी अभियानों में शामिल करने से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्रिस्टोफर न्यूमन कहते हैं कि अगर हम दूसरे ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं या वहां इंसानों को बसाना चाहते हैं तो वहां क्या नियम होंगे, अपराधों को कैसे परिभाषित किया जाएगा और क्या सजा होगी, यह तय करना होगा। एम्बिशियस प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उन नियमों के दायरे में रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में स्पेस मिशंस में सरकारों के लिए
प्राइवेट कंपनी पर निर्भरता चिंताजनक साबित हो सकती है। क्रिस्टोफर न्यूमन कहते हैं, यही समस्या स्पेस एक्स के साथ है। एलन मस्क इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। फिलहाल हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन कई लोग दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाना चाहते हैं, ताकि अगर पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर आ जाए तो दूसरे ग्रहों पर जाया जा सके। इसके लिए दूसरे ग्रहों पर मानव जीवन का विस्तार करना, बस्तियां बसाना कई लोगों की महत्वाकांक्षा है और एलन मस्क उनमें से एक हैं। लेकिन दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने से पहले चांद पर मनुष्य को कुछ समय के लिए ठहराने के भी नजदीकी भविष्य में क्या कुछ फायदे होंगे। आर्टेमिस समझौते का लक्ष्य चांद पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाना है, जिसके जरिए चांद पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके और मंगल ग्रह पर पहुंचने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। हाल में चांद पर लोहा, टाइटेनियम और अन्य काम के तत्वों की मौजूदगी का पता चला है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल से 600 किलोमीटर की दूरी पर उतरा और उसके जरिए चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम और अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, लेकिन पानी की बर्फ की पुष्टि नहीं हो पाई। चांद पर पानी की बर्फ का पता लगाने के लिए 2026 में भारत जापान के साथ मिलकर एक और अभियान चांद पर भेजेगा। चांद पर मनुष्यों की बस्ती के लिए पानी की बर्फ जरूरी है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। इन बातों से संकेत मिलता है कि अंतरिक्ष में आगे खोज के लिए चांद को बेस या अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद को बेस बनाकर वहां से मंगल ग्रह के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे जा सकते हैं। चीन 2036 तक चांद पर बेस बना लेना चाहता है। भारत ने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट की घोषणा की है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो चांद के ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वहां से अंतरिक्ष में रॉकेट का लॉन्चिंग किया जा सकता है। पृथ्वी से रॉकेट का लॉन्चिंग काफी महंगा होता है, क्योंकि चांद की तुलना में पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा ईंधन खर्च होता है। इसीलिए कई देश चांद को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसे फायदे भी हैं जो नजदीकी भविष्य में चांद से लिए जा सकते हैं? मिसाल के तौर पर चांद का कुछ हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है और वहां बादल या वायुमंडल नहीं है, यानी चांद की सतह का इस्तेमाल सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। चांद पर सोलर एनर्जी का उत्पादन करके लो ऑर्बिट में बड़े सैटेलाइट्स के जरिए सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव के जरिए पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। पृथ्वी पर रात भी होती है, मौसम के बदलाव भी होते हैं, जिससे यहां सोलर एनर्जी का उत्पादन प्रभावित होता है। अंतरिक्ष में 24 घंटे सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। इसके पीछे यह सोच भी है कि धरती पर फॉसिल फ्यूल्स कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष से क्लीन सोलर एनर्जी एक अच्छा विकल्प बन सकती है। यह एक आकर्षक विकल्प तो है, लेकिन सवाल उठता है कि इन रिसोर्सेज का कौन कितना इस्तेमाल कर पाएगा। 1967 में हुए अंतरिक्ष समझौते के तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी देश अंतरिक्ष में सॉवरेंटी का दावा नहीं कर पाएगा। यानी अगर अमेरिका या चीन चांद के डार्क साइड के क्षेत्र में बस्तियां बना भी लेते हैं तो वह यह नहीं कह पाएंगे कि यह उनका इलाका है। मगर वास्तविकता इससे अलग भी हो सकती है। चांद के रिसोर्सेज का समान रूप से इस्तेमाल हो, इस बारे में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है और चिंता का विषय यह है कि जो देश वहां सबसे पहले पहुंचेंगे उन्हें फायदा होगा। इसी से जुड़ा है हमारा सवाल कि अगली बार कौन सबसे पहले चांद पर कदम रखने में कामयाब होगा। अब चांद पर पहुंचना केवल वैज्ञानिक उपलब्धि के श्रेय की बात नहीं है, बल्कि यह चांद से सौर ऊर्जा प्राप्त करने और वहां बेस बनाकर दूसरे ग्रहों की ओर खोजी मिशन भेजने के अवसर प्रदान कर सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है अमेरिका 2028 में दोबारा चांद पर कदम रखेगा। उसके 2 साल बाद चीन और उसके 10 साल बाद भारत चांद पर कदम रखेगा।